Hello everyone, good morning. I am Dr. S.K. Saini. You are welcome in zoology classes. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज पर डिस्कशन कर रहे थे। हमने पहले डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन है वो एक निश्चित प्रेशर के साथ में एनवायरनमेंट टू बॉडी ट्रांसफर हो रही है और यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट प्लेस पर कितना प्रेशर होता है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि अपने रेस्पिरेटरी गैसेज जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है, उसकी क्या प्रोसेस है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और किस प्रकार से ये बाहरी वातावरण से लंग्स के अंदर जाएगी और लंग से फिर ये या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ब्लड में ट्रांसफर हो रही है, ब्लड फिर आगे चल के किस फॉर्म में यहाँ ट्रांसफर करता है गैसेज को। तब देखिएगा यहाँ पर कौन रोल कर रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं। तो ये इसके अंदर जैसे ही अपन ने देखा कि पूर्व में देखा कि यहाँ पर ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई इस प्रकार से है। एल्वियोलाई यहाँ पर कनेक्ट है किसके साथ में, यहाँ इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और ये यहाँ पर है ऑक्सीजन यहाँ आ रही है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसफर होगी इस ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज कहेंगे। यहाँ ये कैपिलरीज का एक हिस्सा जहां से एंटर कर रही है, ब्लड एंटर कर रहा है, दूसरा हिस्सा जहां से यहाँ ब्लड लंग से बाहर निकल रहा है यहाँ। तो इस प्रकार से इस हिस्से से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर एंटर करती है और इस हिस्से से यहाँ पर ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर यहाँ पर आती है। तो ब्लड से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ एल्वियोलाई में आएगी और वो यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। ये तो ये बात अपन यहाँ पहले कर चुके हैं। यहाँ इस प्रकार से जनरल अपने को फिजियोलॉजी अपने को पता है। अब एक्चुअल में कौन इसे ट्रांसफर करता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो आ रही है तो यहाँ पर एक निश्चित प्रेशर के तहत इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, एंटर कर रही है ब्लड में। क्या ये ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर होगी यहाँ? अब हम देखें यहाँ पर क्या ब्लड से टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, तो ब्लड यहाँ काम करता है उस ऑक्सीजन को ले जाने का टिश्यू के लिए, टिश्यू को देता है। टिश्यू में फिर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी और वहां पर फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होती है। अब क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन है वो एज इट इज यहाँ टिश्यूज तक पहुंचती है? अपना क्वेश्चन ये बनता है। तो नहीं, कभी भी जो रेस्पिरेटरी गैसेज है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर नहीं पहुंचती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी कई बार चली जाती है। तो इन सब में ब्लड है वो सोल्युबिलिटी दर्शाता है अलग अलग है। यहाँ तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके बाद में ऑक्सीजन की। तो कहने का मीनिंग सबसे कम सोल्युबिलिटी है वो यहाँ ऑक्सीजन की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी है वो यहाँ पर वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मोर देन ऑक्सीजन। तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोल्युबिलिटी की बात करें तो ग्रेटर देन ऑक्सीजन यहाँ। तो ये यहाँ आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि इसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी है वो अधिक होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैसे ये यहाँ ऑक्सीजन है वो इस ब्लड से अपने उत्तकों तक, ये टिश्यूज तक है वो कैसे पहुंचती है, किस फॉर्म में पहुंचती है। तब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई ब्लड में उसमें का 3% पार्ट है ये यहाँ प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके, प्लाज्मा है इन प्लाज्मा डिजोल्व कंडीशन में प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ये ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ में प्रवाहित होती है। लेकिन इसके बाद में रिमेनिंग जो 97% जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है वो बाइंड विद हीमोग्लोबिन या बाइंड विद हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके यहाँ पर आगे ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले जाता है, कहां पर ले जाता है, टिश्यूज तक ले जाता है। यहाँ हीमोग्लोबिन की बात आई तो एक हीमोग्लोबिन नॉर्मली 2 टाइप का अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में 3 टाइप का होता है, A1 और HbF। तो इस प्रकार से एडल्ट के अंदर 2 टाइप का होता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ एडल्ट HbA हीमोग्लोबिन है और दूसरा क्रिक्टस हीमोग्लोबिन है। दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है हीमोग्लोबिन का? तो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर लेस एफिनिटी है किसके साथ में बाइंड होने की, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होने की एफिनिटी है वो लेस होती है कंपेयर टू फिटस हीमोग्लोबिन। फिटस हीमोग्लोबिन में ये एफिनिटी अधिक होती है।
क्यों होता है ऐसा? इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। तो जबकि यहाँ आगे देखे अपने फिटस हीमोग्लोबिन देखे, इसके अंदर भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा की और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर गामा की होती है। यहाँ पर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फिटस हीमोग्लोबिन में नहीं होती है। तो यहाँ दूसरा मेजर डिफरेंशिएशन ये था। तीसरा यहाँ पर और क्यों होता है ऐसा एफिनिटी की, फिटस में ऑक्सीजन के साथ बाइंड की एफिनिटी ज्यादा होती है, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन में एफिनिटी कम होती है। यहाँ पर इसलिए होती है कि एडल्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान जब अवायवीय शोषण होता है, या जब मान लो अपन माउंटेन के ऊपर चल रहे हैं उस समय की केस की बात भी करें, उसमें होता है तो उसमें देखिएगा, या अपने स्टेगनेंट एक्सरसाइज कर रही हैं या योगा कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो फिजिकली वर्क ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान 2,3-DGP एक केमिकल बनता है। ये केमिकल क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करता है, ध्यान रखें ये। जबकि फिटस होता है उसके अंदर इस टाइप की क्रिया होती नहीं है, तो इसलिए 2,3-DGP नहीं बनता है उसमें, या लेस अमाउंट में होता है। तो 2,3-DGP है वो ऑक्सीजन को बाइंड होने से रोकता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता है। फिटस हीमोग्लोबिन में 2,3-DGP केमिकल होगा नहीं, तो जैसे ही ये कम होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं इन एडल्ट 2,3-DGP बाइंड विद द बीटा चेन एंड इट प्रमोट द डिसएसोसिएशन ऑफ द oxygen या O2. Then in a fetus hemoglobin, where the fetal hemoglobin due to absence of beta chain and 2,3-DGP will also absent, that's why hemoglobin have more affinity to the oxygen here. इसलिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, एडल्ट हीमोग्लोबिन एफिनिटी है वो इसकी कम होती है देन फिटस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होने की एफिनिटी है कम होती है। तो इस प्रकार से एक आप हीमोग्लोबिन में डिफरेंशिएट का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन और या फिटस हीमोग्लोबिन दोनों के अंदर या किस प्रकार से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी में डिफरेंशिएट पाया जाता है। तो यहाँ आप बता सकते हो कि इस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है, और इसके कारण इसमें यहाँ पर जो स्टेगनेंट अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उसके दौरान है वो एक 2,3-DGP है वो फिटस के अंदर नहीं बनता है, जबकि एडल्ट के अंदर है वो बन जाता है। इसलिए एडल्ट में एफिनिटी कम होती है और या फिटस में ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी है वो अधिक होती है। इसके बाद में बताया गया है कि सामान्य एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, सामान्य ये जो एक हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन है 1 हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन की और स्ट्रक्चर देखिए मैंने, तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम मॉलिक्यूल होता है और दूसरा यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। हिम में एक इसका पिगमेंट है और ग्लोबिन इसकी प्रोटीनस पार्ट है। हिम के अंदर पायरोल ग्रुप है और फेरेसाइन, यहां पर 4 फेरेसाइन होते हैं और 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन के अंदर चैन पाई जाती है। तो यहां ध्यान रखिए पायरोल और फेरस ग्रुप है, फेरस ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन बाइंड होने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो 4 फेरस मॉलिक्यूल है तो 4 ऑक्सीजन यहां पर बाइंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार की एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहां बनती है यहाँ। तो यहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में इस प्रकार यहाँ बाइंड होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने पास में जो ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उससे यहाँ पर HbO2 बनती है, इसके 4 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये तो मॉलिक्यूल बना, इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यहाँ पर एक रसायन बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज बन गई यहाँ। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा तो क्या बनेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब ऑक्सीजन इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होकर आगे बढ़ती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होगी और टिश्यूज तक यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूलाई के अंदर जो एल्यूलाई है यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग होने की कैपेसिटी एल्यूलाई के पास में सबसे ज्यादा होती है।
मोर एफिनिटी होती है इन एल्यूलाई। क्यों होती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, फिजिकल फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके कारण यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम अमाउंट में बनता है। क्या कंडीशन यहाँ पर हो सकती है? तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है, प्रेशर ऑफ O2 है वो मोर होता है यहाँ। तो सबसे ज्यादा पहली आवश्यकता यह होती है, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने की, कि यहाँ पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो एल्यूलाई में बॉडी के अंदर ऐसा स्थान है एल्यूलाई जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर एल्यूलाई में मैंने आपको बताया था 104 mmHg होता है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये है। तो ये पहली कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन है यहाँ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना चाहिए। तो ये भी यहाँ कम होता है, जो 40 mmHg होता है, जो आपको यहाँ पर बताया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर द एल्यूलाई इन द ब्लड इज 40 mmHg। इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पर ये टेम्परेचर की होती है। यहाँ टेम्परेचर है यहाँ पर वो भी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा डाउन होना चाहिए। यहाँ तीसरी कंडीशन ये है कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर है यहाँ पर कम होना चाहिए। किस लिए? ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए। अदरवाइज टेम्परेचर क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता। और टेम्परेचर बढ़ जाए मान लो यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा यहाँ पर कम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये, इसकी यहाँ पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है यहाँ पर कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ आंसर आता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो यहाँ अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो आंसर होगा आपका, क्या कहोगे आप, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके साथ में पीएच का इफेक्ट आएगा। तो पीएच है वो यहाँ पर अधिक होनी चाहिए। इसकी पीएच यहाँ ब्लड की पीएच है वो सामान्य से यहाँ पर ज्यादा होती है। या तो पीएच ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है। तो यह अपन कह सकते हैं कि वहां जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो एल्केलाइन, मोर एल्केलाइन वो अधिक होना चाहिए यहाँ पर। तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ बनती है जो इसको बाइंडिंग के लिए आवश्यक है। किसकी बाइंडिंग के लिए? यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए आवश्यक है। और साथ में एक आप 2,3-DGP ये ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। या तो ये भी एक फैक्टर रखता है। या इसके पास में यदि ये कम अमाउंट में है तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ तो ये कुछ फैक्टर्स है, कुछ कंडीशंस है जो एल्यूलाई में पाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन, इस कंडीशन के तहत है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है। तो ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी। इसके बाद में हम यहाँ कहें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। तो एक डाटा, कई बार डाटा के क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है कितनी ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ट्रांसफर करता है। तो आप यहाँ आंसर दे सकते हो कि कितनी बार कौन सा हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। तो आप यहाँ आंसर दोगे या कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर करता है। ये डाटा लिया गया है, मेजरमेंट किया गया है ये कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, तो 1.3 ml ऑक्सीजन है यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ परिवहन करने की क्षमता इसमें रहती है। अब आपसे कहे कि 15 या 100 ml ब्लड है वो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन ट्रांसफर बाय द 100 ml ब्लड है, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर कर पाएगा। तब आपको पता होना चाहिए कि 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नियर अबाउट एवरेज माने 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वैसे यहाँ फीमेल के अंदर है 12 to 14 ग्राम और या मेल के अंदर 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड हीमोग्लोबिन होता है। तो ये एक डाटा बताया गया है। लेकिन एवरेज अपन देखें मेल और फीमेल को कंपेयर नहीं करके एक वुमन की बात करें, वुमन में माना गया है कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड के अंदर होता है। तो 100 ml ब्लड है आपके पास में कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर ले जाएगा, तो यहाँ आपका यहाँ 15 ग्राम है और 1 ग्राम ले जाता है यहाँ पर
1.34, तो आपका आंसर नियर अबाउट 20 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपन कह सकते हैं 20 ml ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। कितना यहाँ पर है, कितना 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 20 ml ऑक्सीजन है, और 100 ml ब्लड है वो कितनी ट्रांसफर करता है, यहाँ पर 20 ml ऑक्सीजन है यहाँ ट्रांसफर करता है। तो ये एक डाटा का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ बना। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 20 ml ऑक्सीजन है और ब्लड के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। ये 20 ml ऑक्सीजन है, ये ब्लड है, इस ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है। ये यहाँ पर ही आएगी, ये किसको देगी? तो मान लो ये कोई टिश्यू है या ये टिश्यू की कोई सेल है, या टिश्यू सेल के पास में यहाँ पर है, ये दूसरी हुई, इसके साथ में ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि ये 20 ml ऑक्सीजन है, तो ये कितनी 20 ml O2 के साथ में ये ब्लड इसके साथ आया, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन दे देगा, तो क्या संपूर्ण ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यू को ट्रांसफर कर देता है? तो आंसर होगा नो, यहाँ पर संपूर्ण ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करता है। 20 ml में यहाँ पर 5 ml ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होती है, यहाँ ओनली 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होती है, और रिमेनिंग 15 ml ऑक्सीजन है वो यहाँ ब्लड के साथ में वापस से ट्रांसफर हो जाती है। तो ये थी आपके पास में कोई भी आर्टरी थी, तो आर्टरी के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? 20 ml होती है। और ये आ गई, यहाँ पे ब्लड किस में आ गया? वेन के अंदर आ गई। तो कोई भी वेन है उसके अंदर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 15 ml ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 100 ml ब्लड में यहाँ। तो ये डाटा कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दी? तो 5 ml। तो परसेंटेज में अपन देखें तो यहाँ पर 5/20 मल्टीप्लाई 100 बाकी बात करें यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25% ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को दी जाती है यहाँ। तो परसेंटेज में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन गिव टू द टिश्यू ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बाय द 100 ml ब्लड, तो आंसर होगा ओनली 25% ऑक्सीजन ट्रांसफर इनटू द टिश्यू बाय द 100 ml ऑक्सीजन या 20 ml आउट ऑफ द 20 ml ऑक्सीजन, देन द 15 ml ऑक्सीजन रीबैक इनटू द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ बन जाएगा। आपसे 15 ml रिमेनिंग जो ऑक्सीजन पूछेगी कितनी बच जाती है, कितना परसेंट बच जाता है, तो 15 मल्टीप्लाई अपॉन यहाँ 20 यहाँ कह सकते हैं कि ये 100 ml कह सकते हैं यहाँ पर। तो नियर अबाउट आपके पास में यहाँ पर आ गई या 75% है, अपन कैसे 75% ऑक्सीजन है वो वापिस से ब्लड के अंदर में डिजोल्व हो जाती है ये। तो इस प्रकार से रिसाइकल के दौरान फिर ये ब्लड यहाँ डीऑक्सीजनेट ब्लड एल्यूलाई के अंदर आता है, उसमें फिर यहाँ 4 to 5% ऑक्सीजन और इसके अंदर ऐड होगी, फिर ये ब्लड टिश्यूज तक जाएगा। तो ये एक क्रिया, एक रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन यहाँ होती रहती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन यहाँ पर कह सकते हैं O2 का कंटिन्यू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज तक जाता है, टिश्यूज में जैसे ही जाएगा तो वहां टिश्यू के आसपास सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, ये जो मान लो यहाँ कोई सेल है, ये सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल के आसपास से कोई भी ब्लड लेके आया और उसके अंदर ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर लेके आया, ये सपोज करो यहाँ पर ऑक्सीजन इस टिश्यूज के पास में आई, 20 ml ऑक्सीजन आई यहाँ पर। अब इसके सराउंडिंग आसपास में क्या होगा, इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पर ये सेल क्या करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है यहाँ पर। इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करेगी। यहाँ पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अधिक होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा होने से यहाँ पर पीएच है वो क्या है, कम हो जाएगी, इसकी पीएच कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ फैक्टर है, ये फैक्टर यहाँ इस प्रकार से यहाँ वर्क करेंगे, ब्लड के ऑक्सीहीमोग्लोबिन पर वर्क करेंगे। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या था, HbO2 था, ये HbO2 नियर द टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा वापिस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ऑक्सीजन है फिर यहाँ पर एंटर इनटू द सेल, ये सेल के अंदर एंटर कर जाती है। कितनी करती है, तो अमाउंट की बात करें तो 5 ml है, यहाँ पर एंटर कर जाती है। इसके लिए भी यहाँ पर जब ये इसको अपन कहेंगे डिसएसोसिएशन ऑफ द O2, इसका नाम दे दिएगा डिसएसोसिएशन ऑफ O2 नियर द टिश्यू के पास में ऑक्सीजन है वो डिसएसोसिएट होगी। ये डिसएसोसिएट होने के लिए यहाँ पर भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यहाँ वही कंडीशन है, प्रेशर ऑफ O2 है वो यहाँ पर कम हो,
प्रेशर ऑफ CO2 है यहाँ पर ज्यादा हो, और टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर वो भी यहाँ पर अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा तापमान हो यहाँ पर। चौथी कंडीशन यहाँ पर बात करें, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की बात करें तो ये मोर हो, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर पीएच है वो डिक्रीज होगी, पीएच है वो यहाँ पर लेस होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ इसके आसपास में जो ब्लड है या फ्लूइड है उसके अंदर एल्कलिनिटी कम होगी और एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। तो ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। और साथ में यहाँ एडल्ट पर्सन है तो 2,3-DGP है वो भी यहाँ पर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होगा तो इसके बाद 2,3-DGP है वो उसकी अमाउंट भी हायर होगी। ये सब हायर होगा तो ये फैक्टर इस ब्लड में मिलेंगे। ब्लड में जैसे ही ये फैक्टर मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर ये क्या इफेक्ट डालते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेंगे, हीमोग्लोबिन ये आइसोलेट हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर फिर ये आइसोलेट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो जितनी आइसोलेट होती है वो डिफ्यूज इनटू दी टिश्यूज और टिश्यूज में जाके फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करती है यहाँ, और उस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से यहाँ फिर फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे अपने को एटीपी मिलती है। तो ये एक यहाँ पर रिएक्शन होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता हो रहा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलके, यहाँ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब यहाँ हीमोग्लोबिन में ध्यान रखिएगा फेरस आयन होता है, तो ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद में भी ये फेरस आयन है उसी अवस्था में रहता है, इस आयन में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है फेरस आयन में। तो इस घटना को अपन कहते हैं ऑक्सीजीनेशन, इसे ऑक्सीजीनेशन कहते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और बाइंड होने के से जो फेरस आयन है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेज नहीं आता है, फेरस आयन उसी अवस्था में उसी स्टेट में रहेंगे और उसी स्टेट में रहेंगे अर्थात ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जबकि ऑक्सीजन क्या करता है मोस्टली इसे ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, तो इसलिए सेम स्टेट में रहते हैं और ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता तो ऑक्सीजिनेशन होता है। तो यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो ऐसे केस के अंदर जो फेरस आयन क्या है, मान लो यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो फेरस आयन कन्वर्ट हो फेरिक आयन में बदल जाएंगे और फेरिक आयन में बदलते ही अपने अंदर क्या है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी यहाँ घट जाएगी और अपना बॉडी है वो ब्लू हो जाएगा। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, या एक केमिकल नया बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह मेथेनोग्लोबिन बन जाता है और मेथेनोग्लोबिन बनने के कारण अपनी क्या डेथ हो जाती है। या मोस्टली ये कब होता है जब बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर करता है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बाइंड होके यहाँ मेथेनोग्लोबिन बना देता है और मेथेनोग्लोबिन बनने के कारण क्या है एक ये स्टेबल मॉलिक्यूल इरिवर्सिबल मॉलिक्यूल बन जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है जिससे ऑक्सीजन बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे एस्फाइक्सिया जैसी कंडीशन होने के कारण दम घुटके और पर्सन की डेथ हो जाती है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये क्या है यहाँ पर मैंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना फिर वापिस यहाँ ब्रेक डाउन हो गया इसके अंदर ये, तो ये आवश्यकता अनुसार है अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये अपने आपकी स्टेट को स्टेट में चेंज करता रहता है, अपने परिवर्तन करता रहता है। तो इसके कारण क्या है इसमें रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है कि ये अपने लिए क्या है कि यूजफुल सब्सटेंस बनाता है, अपने बॉडी के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है एक यूजफुल है ये। तो इस प्रकार आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो या ये फिजिकल अंडर फिजिकल कंडीशन है। इस कंडीशन में किसी प्रकार का चेंजेस आ जाए यहाँ कोई भी कैसा परिवर्तन आ जाए तो उसमें अपन क्या करेंगे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी और हो सकता है फिर किसी न किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है और उस डिजीज को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज जिसमें डेथ भी हो सकती है उसमें। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। इसके बाद में इसी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होने के बाद टिश्यू के पास में जब ये ब्रेकडाउन होती है तो एक इसका कर्व बनाया गया है, इस कर्व को अपन ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन है, इस कर्व को ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व कहते हैं। ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व बनाया गया किसके बीच में, तो परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन
ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसके साथ में यहाँ पर दूसरी साइड में यहाँ पर लिया जाता है परसेंटेज ऑफ या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ली जाती है यहाँ पर। तो एक कर्व बनाया गया है, डिसएसोसिएशन कर्व क्या है कि अपने हीमोग्लोबिन के, अपने ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, कितना सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन है, और उसके साथ में अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंट स्टेज के अंदर एक कर्व फॉर्म किया गया। इस कर्व को अपन कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देखिएगा कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन कंडीशन अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर मान लो 10 mmHg है, तो यहाँ पर करीब आप कहोगे 15% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड होता है। मान लो यहाँ पर 20 mmHg या है, इस पर नियर अबाउट 20% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन का प्रेशर 30 mmHg एक डाटा लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो ह्यूमन के अंदर पॉसिबल डाटा है। इसके अंदर यहाँ 50% हीमोग्लोबिन है, 50% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड होता है यहाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 50% हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर सैचुरेटेड है। 50% हीमोग्लोबिन का मीनिंग क्या है कि हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 यूनिट है। मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पर, ये एक मान लो हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 चैम्बर बताया है यहाँ। सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो एक फेरस आयन के साथ में जुड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ फेरस आयन के साथ में बाइंड होगा, तो इसका मीनिंग अपन कह सकते हैं एक एक मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर बाइंड होता है। तो 25% हीमोग्लोबिन यहाँ सैचुरेटेड हो गया। फिर इसको बाइंड होने में टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा एनर्जी यूज होती है। उसके बाद में दूसरा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो बाइंड होता है। फिर यदि किसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में या 2 फेरस आयन है या जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, तो ये इसका मैंने कहा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। या फिर तीसरा है तो 75% और चौथा है तो 100% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड होता है। फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो उसमें यहाँ पर ज्यादा समय लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है देन सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन के बाइंड होने से। या तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर कह रही है कि 30% हीमोग्लोबिन है, 30% mmHg ऑफ ऑक्सीजन PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप कहोगे 50% हीमोग्लोबिन है वो यहाँ सैचुरेटेड है। तो ये एक डाटा दिया गया है। तो ये मैं यहाँ पर बताऊं कि ये सपोज करो एक डाटा है, यहाँ में 50% हीमोग्लोबिन है और ये प्रेशर है, ये एक प्रेशर है और ये प्रेशर यहाँ 30 mmHg ऑफ PO2 है। इसमें यहाँ इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलेगा। इसके बाद में दूसरा डाटा यहाँ पर लिया कि ये यहाँ 50% है और इसके बाद में 60% है, इसके बाद में 70% है, इसके बाद में यहाँ 80% है और इधर यहाँ इसमें यहाँ 40 mmHg 40, इसमें यहाँ 50, इसके बाद में यहाँ मैं कह सकता हूँ 96 या 7 यहाँ। तो कहने का मीनिंग है 100% ऑक्सीजन है, 100% हीमोग्लोबिन कभी भी सैचुरेटेड नहीं होता। तो 97 या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 100 mmHg कह सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो 100 mmHg या 104 mmHg अपने अंदर प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आप देखिए तो 40 mmHg पर देखिएगा यहाँ 75% हीमोग्लोबिन है वो यहाँ सैचुरेटेड रहता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बनता है, जबकि 100 mmHg पर यहाँ पर 97% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड रहता है। तो इस प्रकार से एक कर्व क्या है या राइट शिफ्ट होता जाता है। या तो ये अपन कह सकते हैं 97% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। तो कर्व यहाँ पर राइट शिफ्ट होता जाता है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30 mmHg ऑफ PO2 पर 50% हीमोग्लोबिन, देन 40 mmHg है तो इस पर 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। और आप कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर नियर अबाउट 100 है तो यहाँ पर 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। कभी भी 100% हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड नहीं होता है। तो कर्व क्या करता है, धीरे धीरे राइट और शिफ्ट होता है और राइट और शिफ्ट होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन है वो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है धीरे धीरे। या जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की प्रेशर बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। दूसरे फैक्टर है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, जो टिश्यू के आसपास है, सराउंडिंग है, ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। और ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है कि किस प्रकार से ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का यहाँ पर मीनिंग है।
यहाँ पर एक डाटा एनसीईआरटी कह रही है कि 30 mmHg ऑफ PO2 है, उसमें 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होता है। इस वैल्यू को P50 के नाम से भी जानते हैं। ऐसी वैल्यू को P50 वैल्यू भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि P50 का मीनिंग क्या है। तो P50 का मीनिंग है कि परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कितना यहाँ पर सेचुरेटेड है। 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड इन द ब्लड एट द प्रेजेंस ऑफ 30 mmHg ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पर ये इतना हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड रहता है। तो ये अब कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाता है, कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे लेफ्ट कहां कब शिफ्ट होता है। तो एल्यूलाई के पास में कर्व है हमेशा लेफ्ट शिफ्ट रहता है, जबकि टिश्यूज के पास में कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है। तो ऐसे कर्व को अपन ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से ऑक्सीजन का अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को आप एक दो बार देखोगे तो इसकी मैकेनिज्म आपके समझ में आएगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो को पहुंचाएं, डिस्कस करें। और नीट के अंदर इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो 100% रहती है, और इस क्वेश्चन को क्या राइट करें और रैंक लें। थैंक यू वेरी मच।